जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस, इससे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का विषय है गुड गवर्नेंस, सुशासन, लोक प्रशासन का एक विषय है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, दूसरा चैनल APLM भी है, आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट। APLM सर्च करेंगे तो मैं हर चैनल के लिए अलग अलग ड्रेस नहीं बदलता, जैसा नेचुरल वे में रहता हूँ वैसे ही रहता हूँ। IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ और PCS अधिकारी था प्रारंभ में। तो इतने सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। मेरी राय ये है कि सभी वीडियो देखें, तभी कोई प्रश्न करें। तब तक आप प्रश्न करेंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि सब वीडियो देखें। दूसरा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरा वेबसाइट मेरी दूसरी कोई भी नहीं है, shikhariasgaziabad.com ये वेबसाइट है। एक मुख्य पेज है, बहुत आसानी से मिलने वाला है, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित फैन क्लब। इसको सर्च करेंगे, इजीली मिल जाएगा। लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे 15 वीडियो के लिंक हैं, वो तो 15 वीडियो देख लीजिए पहले, और 14 लिंक हैं फेसबुक के, उन लिंक में आ जाइए तो आपको मेरे सारे पेजेस वगैरह की लिस्ट मिल जाएगी, सूची मिल जाएगी कि मेरे ऑथेंटिक पेजेस कौन कौन से हैं। लोगों ने फर्जी भी बना रखे हैं। याद रखिए, ना तो मेरी कोई ब्रांच है शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद E171 शास्त्री नगर के अलावा, यहीं केवल मैं पढ़ाता हूँ शिखर आईएएस एकेडमी में। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी बेचता नहीं हूँ। मेरा कोई मटेरियल, कोई भी पेपर्स, कोई भी टेस्ट पेपर, कोई टेस्ट सीरीज, कोई पेन ड्राइव, कुछ भी नहीं बिकता है यहाँ। यहाँ केवल एडमिशन होता है और एडमिशन की जो फीस होती है वो चार्ज की जाती है। फिलहाल वो मेरा यहाँ विषय नहीं, मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं हूँ, आपको सावधान करने के लिए हूँ कि मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ और निःशुल्क ही मैं फेसबुक पर पढ़ाता हूँ। आप वही निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करिए। ये ब्रह्म की सेवा है, आप पर कोई एहसान में नहीं करता। उस ब्रह्म की सेवा में आप भी संलग्न हो जाइए। जो भी आपको हिंदी बुक्स या इंग्लिश बुक्स की PDF फाइलें मिले, उर्दू मीडियम से भी कुछ भी मिले, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे उर्दू मीडियम के लिए परेशान हैं, उनको उर्दू मीडियम में पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, तो आप जो भी पुस्तकें जिस मीडियम में मुझे भेजेंगे, मैं एज सच अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं किसी से और कोई मीडियम होगा तो मैं पढ़वा के अपलोड करूंगा, पता नहीं लोग क्या भेज दें। इसलिए उर्दू तो मैं समझ लूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो आप अपनी ही सेवा करेंगे अगर आप बुक्स इंग्लिश और हिंदी में प्रेफर करिए कि अगर आप PDF वर्जन भेजते हैं तो अपनी ही सेवा करेंगे, अपनी कम्युनिटी की सेवा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक पेज है, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फ्री बुक सिलेक्शन करके पेज है, उसका लिंक है नीचे सारा। तो उस पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको फ्री बुक्स डाउनलोडेबल मिल जाएंगी सारी की सारी। उनकी कंटेंट की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी भेजी हुई बुक को शेयर करता हूँ। तो इतनी बात के बाद मैं बताने जा रहा हूँ गुड गवर्नेंस, सुशासन। देखिए, शासन शब्द अपने आप में बड़ा कठोर है। शासन शब्द का मतलब ही होता है, शास धातु है संस्कृत की। शास का मतलब होता है किसी के ऊपर दमन करना या किसी के ऊपर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करना। अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्रेंच से आया हुआ है और इसका मतलब थोड़ा सॉफ्ट है। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेयर, यानी कि प्रदान करना, परवाह करना, केयर करना, देना। इसीलिए गुड गवर्नेंस में गवर्नेंस है। गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नमेंट की क्रिया, सरकार की क्रिया, शासन की क्रिया, अभिशासन। तो इसको कहते हैं सुशासन या अच्छा अभिशासन। मैं यहाँ अपने को कंसंट्रेट करूंगा गुड गवर्नेंस पर। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि ये उन लोगों की विचारधारा से मेल खाता है जो ये कहते रहे हैं कि सरकार वो अच्छी जो कम से कम शासन करे। गांधी जी भी ऐसा ही कहते थे। बैकुनिन, क्रोपाटकिन, लियो टॉल्स्टॉय, तमाम लोग अराजकतावादी जो हैं। अब अराजकतावादी ऐसा शब्द है, कई बार आप सोचते हैं अरे गांधी जी अराजकतावादी थे। अराजकतावादी अलग होता है, अराजक तत्व अलग होते हैं। अराजक तत्व गुंडे बदमाश होते हैं, अराजकतावादी एनार्किस्ट होते हैं। इनका मतलब होता है कि जो आर्की में विश्वास नहीं करते, यानी राज्य में, who do not believe in state, they are simply called anarchist। एनार्किस्ट का मतलब है जो मानते हैं कि हम अपना खुद कर लेंगे, आप रहने दो, राज्य पर शासन करने की जरूरत नहीं है, हम खुद प्रबुद्ध हैं, हम कर लेंगे। एक्चुअली कार्ल मार्क्स भी एक लेवल पर यही कहते हैं। जब 4 चरण उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरे हो जाते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, तो चौथा चरण के बाद जो है पूंजीवाद है, जो जो चल रहा है,
इसके बाद वो कल्पना करते थे समाजवाद आएगा और समाजवाद में हम इतने बराबर हो जाएँगे कि जब गैर बराबरी रहेगी ही नहीं, तो फिर जो है हमें न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक आर्बिट्रेशन एजेंसी जो स्टेट है, राज्य है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट स्टेट शैल नॉट बी नीडेड। तो स्टेट की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने चिढ़ के कहा कि स्टेट शैल विदर अवे, राज्य मुरझा जाएगा। जैसे हम किसी को बद्दुआ देते हैं कि जा, मर जा, कट जा ये बोलते हैं। ऐसे मार्क्स ने बद्दुआ दी राज्य को कि राज्य मुरझा जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। सच बात ये पूंजीवाद भी ऐसी ही बात कर रहा है इन दिनों। ये जो सुशासन है, इसके अंदर ये है कि दैट गवर्नेंस व्हिच रूल्स द लीस्ट, वो सरकार, वो शासन जो कम से कम शासन करे। ये कंधे झटकना है, ये वेलफेयर से अपने कंधे झटकना है। ये बात करना है कि जब हमें वेलफेयर की ज़रूरत नहीं है, तो हम सुशासन पर उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं सुशासन पर? वेलफेयर की ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ गरीब हैं ही नहीं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गरीब नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सबको अमीर बनने का मौका दिया है। सब अमीर कैसे बन गए? क्योंकि हमने उनको अमीर बनने के लिए उनको एक अवसर प्रदान किया है। उनको हमने कमाने का अवसर प्रदान किया है। लेसिस फेयर का अवधारणा रखा है। यद्भाव्यम का, यानी जितना चाहो व्यापार करो। ना हम ज़्यादा टैक्स लेंगे, ना लाइसेंस लगाएँगे, ना कोटा, ना परमिट, ना वगैरह, कुछ भी नहीं करेंगे। आप करिए जितना आपको व्यापार करना है। बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। अमेरिका के पूँजीवादी सिद्धांतों में मैं कोई बुराई नहीं देखता, उसका केवल दूसरे देशों में दखल देना मैं बुराई मानता हूँ। तो अमेरिका का पूँजीवादी सिद्धांत इसी के नाते ये आया कि जब सब कोई संपन्न है, देखिए एक मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सवादी हुआ, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। लेनिन को और ट्रॉट्स्की और तमाम सब आगे लोग उनको आगे ले जाते रहे। उस सिद्धांत में ये आता है कि सब जब बराबर हो जाएँगे तो न्याय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा, प्रोडक्शन इन कॉमन फील्ड, कंजम्पशन ऑन कॉमन कॉमन टेबल रहेगा, ये उन्होंने माना। तो न्याय की आवश्यकता नहीं, तो राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य की ज़रूरत नहीं है। कह ये भी महोदय यही रहे हैं, पूँजीवादी लोग ये भी यही कह रहे हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली क्या है, समाजवादी राज्य में गैर बराबरी इतनी होती है, असमानता इतनी होती है कि समाजवाद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भारत में सारे लोग असमान हैं, कोई नीचा है, कोई ऊँचा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, एथनोसेंट्रिज़्म, हमारे मनों में इतनी घमंड है, इतना ज़्यादा हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, इतना ऊँचा समझते हैं, दूसरे को इतना नीचा समझते हैं। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ ये धारणा फैली हुई है। तो हमारे यहाँ दंभ के मारे हम लोग इतने मुकदमे करते हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं, इतना एक दूसरे का छीनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं कि न्याय की ज़रूरत है। अदालतों में लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब हम बराबर हो जाएँगे तो न्याय की आवश्यकता नहीं रहेगी। बराबर हो नहीं पाए तब तक 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, खत्म हो गया और ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका जो नीतियाँ अपनाई गईं, जो उस समय जो अपनाई, उनकी वजह से वहाँ पर पूँजीवाद का साम्राज्य फिर से आ गया। एनीवे वो अलग कहानी है। लेकिन फ़िलहाल राज्य को पसंद कोई नहीं करता, क्योंकि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, कोएर्सिव एजेंसी है। सरकार और राज्य में अंतर है। राज्य एक हाइपोथेटिकल अवधारणा है, तो सरकार भी हाइपोथेटिकल है, लेकिन राज्य का कार्य सरकार करती है और सरकार का जो कार्यपालिका का कार्य है वो लोक प्रशासन करता है। सरकार का जो विधायन का कार्य है विधायिका करती है, यानी लेजिस्लेचर करता है, और उसकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका करती है, जुडिशरी करती है। तीनों की पावर अलग-अलग होनी चाहिए, मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है। मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है, वो हो गई। तो पूंजीवाद में सुशासन की अवधारणा आती है। सुशासन का मतलब है शासन ना किया जाए, यानी अच्छा शासन। सवाल ये उठता, अच्छा शासन क्या है? अच्छा शासन अच्छे नागरिकों पर ही हो सकता है, याद रखिए, मेरा ये सेंटेंस याद रखिए। अच्छे नागरिकों पर ही अच्छा शासन किया जा सकता है। अच्छे नागरिक कौन है? जो कि सभ्य समाज है। सभ्य समाज कौन है? जो कि सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी कौन है? जो अपने अधिकार और अपने कर्तव्य भी समझती हो। हम लोग केवल अपने अधिकार जानते हैं, कर्तव्य नहीं जानते। और जो दूसरों के अधिकार और दूसरों का कर्तव्य भी जानती हो। हम लोग अपने अधिकार और दूसरे कर्तव्य जानते हैं। मेरा तो ये अधिकार है, दूसरे का ये कर्तव्य है। मेरा क्या कर्तव्य है मैं नहीं जानता, और दूसरे का अधिकार क्या है ये भी मैं नहीं जानता। ये सभ्य समाज नहीं है। ये जो है सिविल सोसाइटी नहीं है। ये नागरिक समाज नहीं है। नागरिक समाज की शर्त पहली ये है कि जो अपना अधिकार कर्तव्य जाने और जो दूसरे का अधिकार कर्तव्य जाने, जो अपने अधिकार को पूरा करने में, अपने अधिकार को मांगने में, मानने में, पूरा करने में दूसरे के अधिकारों का एनक्रोचमेंट ना करे, ट्रेसपासिंग ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स ना करे, तो वो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सीएसओ बहुत सारे, जैसे एनजीओ, पीजीओ। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोग जानते हो। पीजीओ को भी यही बात कहते हैं, अमेरिका में पैरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो सरकार का नहीं होता लेकिन सरकार की तरह कार्य करता है।
इनफैक्ट जब हम प्राइवेट तौर पर कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम एक मंदिर बनवा रहे हों और कॉलोनी वालों से चंदा करें, तो सब लोग चंदा खुशी-खुशी दे देंगे, जो मंदिर बनवाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो दे देंगे। 2-4 लोग नहीं देंगे, तो हम उसको चंदा लेके मंदिर बनवा रहे हैं। सरकार यही काम बलपूर्वक करती है, टैक्स लेके करती है, तो लोगों को बुरा लगता है। सरकार भी यही कर रही है, वेलफेयर कर रही है, टैक्स ले रही है, टैक्स लेके वेलफेयर कर रही है। तो प्राइवेट बॉडीज़ को अगर कहा जाए कि आप इतने जागृत हो गए हैं, आप इतने सभ्य हो गए हैं कि आप अपना काम अपने आप कर लीजिए, चलिए सफाई का काम आप कराइए। सड़कों की सफाई, सड़कों की लाइटिंग, पार्कों की रख-रखाव, देख-रेख वगैरह, आवारा पशुओं को पकड़ना, ये सब काम आप करिए। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुसूची बना दी गई। अनुसूची 11 और 12, शेड्यूल 11 एंड 12, जिसमें कि ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को और शहरी स्थानीय संस्थाओं को कहा गया कि आप लोग ये काम करेंगे। 29 काम सौंपे गए शेड्यूल 11 में ग्राम पंचायतों को और नगर मतलब जो लोकल सेल्फ बॉडीज़ को, अर्बन बॉडीज़ को, और 18 काम सौंपे गए शेड्यूल 12 में नगरीय संस्थाओं को, कि म्युनिसिपैलिटीज़ ये काम करेंगी। ये एक्चुअली सिविल सोसाइटी प्रारंभ होने की दिशा में कदम है। हमारे यहाँ पंचायती राज या स्थानीय शासन ऊपर से नीचे को चलता है, यानी सरकार उन्हें सहायता देती है। ब्रिटेन वगैरह में जो वहाँ पर एरोंडाइजमेंट और काउंटी बोरो परिषदें, काउंटी परिषदें, काउंटी काउंसिल्स वगैरह हैं, वो स्थानीय शासन पहले से मजबूत है। जैसे हमारे यहाँ गोरखा परिषदें हैं, ऐसे वो पहले से मजबूत शासन है और वो सरकार को सपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर को सपोर्ट है, डाउन टू टॉप है। इसलिए वहाँ लोकल संस्थाएं बड़ी सफल हैं। हमारे यहाँ लोकल संस्थाएं ऊपर से नीचे आई हैं, यानी सरकार की बाट जो होती हैं सरकार की सहायता पर चलती हैं। 243 आर्टिकल अपने आप में संविधान में पूरा संविधान जैसा है। इसके अंदर इतने सारे आर्टिकल हैं, अब तो पंचायती राज के साथ कोऑपरेटिव संस्थाएं भी इसमें आ गई हैं। तो पंचायती राज, कोऑपरेटिव संस्थाएं, एनजीओ, पीजीओ, सीएसओ सब मिला जुला के ये बनता है नागरिक समाज। जब तक नागरिक समाज नहीं बनेगा, गुन्नार मेडल कहते हैं 200 साल लगते हैं। अपने बुक एशियन ड्रामा में उन्होंने कहीं कहा हुआ है कि 200 इट टेक्स 200 ईयर्स टू डेवलप ए सोसाइटी। आज़ादी के बाद 200 साल लगते हैं, हमें तो अभी बहुत कम हुआ है। अभी 1/3 सफ़र हमने तय किया है, 2/3 सफ़र तय करना है, तो मंज़िल अभी दूर है, सफ़र बाकी है। अभी तो हम बहुत ही निकृष्ट किस्म के लोग हैं। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, सत्य बात है। हम लोगों के अंदर इतनी बुराइयाँ हैं इंडियंस के अंदर, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, हमारे अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, जातीय घमंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग जाति धर्म में बँटे हुए हैं, संप्रदाय में बँटे हुए हैं और दूसरी बात हम लोग लालची भी बहुत हैं। हम लोग केवल धन के पीछे भागते हैं, हम लोग दूसरों को बेफुल करने में, बेवकूफ़ बनाने में विश्व में काफ़ी आगे हैं। काफ़ी हद तक जैसे नाइजीरियंस इस मामले में फ़ेमस हैं कि इंटरनेट पर ठगी करने में, ऐसे इंडियंस भी कम नहीं हैं। हम नो डाउट हमारे इंजीनियर्स, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम लोग बहुत बड़े चीटर्स भी हैं, हम लोग बहुत बड़े धोखेबाज भी हैं। हमारे यहाँ नकली प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, हम तमाम सारा नकली काम करें। यहीं गाज़ियाबाद में नकली प्रोडक्ट की इतनी फैक्ट्री है, मैं किसी हैसियत से बता रहा हूँ। आई हैव बीन ऑफ द स्टेटस ऑफ एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, तो मुझे पता है, मैंने बड़ी-बड़ी रेड की हैं और बड़े नकली प्रोडक्ट की फैक्ट्रियाँ पकड़ी हुई हैं, यहीं गाज़ियाबाद के एरिया में। जिन्हें आप समझते हैं कि ये आप जो है ब्रुक बॉन्ड की चाय पी रहे हैं या आप ताजमहल की चाय पी रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं, आप जो है देवी दयाल का प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं, पहले चलता था, या प्रेस्टीज हॉकिंस का, सब यहीं गलियों में बन रहे हैं। सारी चीज़ें, चाहे चाय की पैकिंग भी हो रही है, निरमा भी फर्जी बन रहा है, सर्फ भी फर्जी बन रहा है, यानी क्या-क्या फर्जी हो रहा है। इस काम में वी इंडियंस हम लोग बहुत माहिर हैं। तो अभी हम नागरिक समाज की उम्मीद नहीं कर सकते, ना तो हमें अधिकार पूरे पता है, लेकिन हमें कर्तव्य नहीं पता। ना दूसरों के अधिकार हमें पता है, ना अपने कर्तव्य पता है। हम केवल पैसा कमाने में लगे हैं और इस लस्ट में हमें झोंका किसने है? पूंजीवाद ने। ये जो पूंजीवाद अमेरिका से हमने आयात कर लिया है, अमेरिका ने थोप दिया है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती, इस पूंजीवाद ने हमें इसके लिए प्रेरित किया है। पैसा कमाना येन केन प्रकारेण एनी हाउ, नो एथिकल मीन्स, केवल हम बुरी तरह से पैसा कमाने में लगे हुए हैं, चाहे जितनी गंदी तरीके से दूसरों को ठग कर, लूट कर, हथिया कर, किसी भी प्रकार से नीचता की पराकाष्ठा करके, चरम सीमा पर नीचे गिर के, नकली दूध का उत्पादन करके, मसाले में लीद मिला के और क्या-क्या अखाद्य चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को, और सब कुछ करके एनी हाउ हम पैसा कमाने में लगे हों। किस लिए? कोठियाँ बना लें, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लें, क्योंकि हमारी लस्ट का कोई अंत नहीं है, डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं। ऐसे में आप कहें गुड गवर्नेंस आ जाएगी, तो सुशासन दिवस मनाने से सुशासन नहीं आएगा। फिर भी सरकार की पहल प्रशंसनीय है कि सरकार सोचती है प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए, लेकिन सुशासन यानी गुड गवर्नेंस तभी आती है जब हम सु हों।
हम अभी सू नहीं है, इसके आगे और कुछ लगा दें तो वो हैं फिलहाल। तो इसलिए जो है वास्तव में बहुत गंदे हैं हम लोग अभी, क्योंकि हमारी मानसिकता बहुत गंदी है। रेप्स यहाँ इतने होते हैं, यहाँ स्त्रियों के ऊपर छेड़छाड़ इतनी होती है, घरेलू हिंसा इतनी होती है, दहेज जैसी घटनाएं होती हैं, कितनी बुराइयां सुनेंगे आप, उतनी आपको सब पता है। आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है, आपको मालूम है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे सुशासन आ जाए, सरकार शासन करना छोड़ दे, तो हम खुले छुट्टा छोड़ दिए जाएंगे, फिर तो हम पता नहीं क्या करेंगे। अगर अभी हम ये कर रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे? सो दैट वी स्टिल नीड सम कोएर्शन, सम कोएर्सिव फोर्सेस ऑन अस। हमारे सर पर अभी डंडा चाहिए। जब तक डंडा नहीं चलेगा हमारे सर पर, हमारे पास एनपीए भी नहीं चलता, एनपीएम भी नहीं चलता, पीपी भी नहीं चलती। क्या होते हैं ये पब्लिक एड? अगर आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, पीसी भी नहीं चलता, पब्लिक चॉइस वो भी नहीं चलता। हमारे पास एक ही बात चलती है, केवल वेबेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, सख्ती से प्रशासन चलता है, बिना सख्ती के प्रशासन नहीं होता। ये इतने साल के प्रशासन का निचोड़ है कि जो मैं 1983 से करता आ रहा हूँ प्रशासन, और मुझे पता है उसका निचोड़ यही है कि सख्ती के बिना प्रशासन नहीं होता। हम काम चलाने के लिए कभी-कभी विनम्रता ओढ़ लेते हैं, लेकिन असलियत में हम सख्त होते हैं। हम बिना सख्ती के प्रशासन नहीं कर पाते। तो गुड गवर्नेंस भारत में अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है। गुड गवर्नेंस अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। गुड गवर्नेंस का मतलब है जब हम अपना कल्याण स्वयं करने लगें, अपना भला स्वयं करने लगें। अभी हम अपना भला स्वयं नहीं कर रहे हैं, हम संपन्न हैं। करोड़-करोड़ की गाड़ी में घूम के हम आरक्षण माँगते हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, आरक्षण माँग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भी कई करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, कई लाख की गाड़ी में घूम रहा है, उसको मिल चुका है, हमें नहीं मिला है। हम ये नहीं सोचते कि हम बैसाखी तब माँगे जब हमारे पैरों में कोई तकलीफ हो। हम बैसाखी माँग रहे हैं केवल सरकारी नौकरी करने के लिए। सरकारी नौकरी क्यों माँग रहे हैं? भ्रष्टाचार करने के लिए। वरना क्या रखा है सरकारी नौकरी में? कितनी तनख्वाह मिलेगी? 50-60 हज़ार रुपए। इस 50-60 हज़ार रुपए की तनख्वाह के लिए सरकारी नौकरी क्यों तलाश रहे हैं? ये आईएएस पीसीएस में जो 11 लाख की भीड़ हो रही है, क्यों हो रही है? केवल इसलिए कि घोर करप्शन करके भरपूर जेबें भरना, बड़े-बड़े बंगले बनाना और तमाम सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ कि आप लोग जो 31,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 31,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो डेफ़िनेटली मेरे अपने बच्चे हैं। मैं हमेशा यही रिश्ता रखता हूँ पुत्र-पुत्रियों वाला, और आप में से बहुत से लोग इतने प्रबुद्ध हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि आपका काफ़ी हृदय परिवर्तन मैंने करने का प्रयास किया है। कितना रहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने प्रयास किया है। आप लोगों ने वादा भी किया है, आप लोगों ने बहुत बार कहा है कि आप जब प्रशासन करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। आप अच्छे उद्देश्य लेके जा रहे हैं प्रशासन में, इसलिए अपने ऊपर मत लीजिए। लेकिन ये 11 लाख की भीड़ किस लिए जा रही है? आफ्टर ऑल ये काम 50-60 हज़ार रुपए किसी और सर्विस से भी कमा सकते थे। आज हमारे यहाँ आईआईटीएन आईएएस क्यों बनना चाहता है? आईआईटीएन अपने क्षेत्र में आकर, आईआईटीएन है, बीटेक, एमटेक किया हुआ है, तो वो अपने क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आईएएस बन के बाबूगिरी करने से क्या मिलेगा उसे? ये बाबूगिरी है एग्ज़ैक्टली, बाबू क्लर्क को कहते हैं। बाबूगिरी इसलिए कि मंत्री के बाबू बने हुए हैं, खाली और कुछ नहीं है। जो वो चाहते हैं वही होता है, जो कहें आका, जो करें आका, वो वाली बात है। मनोहर श्याम जोशी ने एक लिखा है एक जगह, जो कहें आका सो करें आका, ऐसा कुछ करके है उसका। और श्रीलाल शुक्ल ने राग राग दरबारी लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। ब्यूरोक्रेसी की असलियतें बड़ी गंदी हैं, बहुत ख़राब हैं। आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, डिमोरलाइज़ हो जाएँगे, तैयारी छोड़ देंगे। तो बहुत बार होता है, मैं इसीलिए बोलता नहीं हूँ उस पे कई बार। सुशासन कहाँ से आएगा? हमारे प्रशासक कैसे हैं? तमाम लोग जो सपना लेके जाते हैं कि हम ईमानदार होंगे, मैं चौथे वीडियो में ये कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, किसी आईएएस का नाम बता दीजिए जिसने अपने विभाग को ऐसा कर दिया हो, जिसका बाबू रिश्वत ना माँगता हो, जिसका क्लर्क रिश्वत ना माँगता हो, ऐसा किसी ने कर दिया हो? नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि तमाम सारे आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी अपने लेवल पर तो ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन अपने कार्यालय को ईमानदार नहीं कर पाते। जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको नहीं। फ़ायदा क्या हुआ? एक बड़ा अधिकारी तो जनता के संपर्क में रहता ही नहीं है। जनता के संपर्क में कोई बहुत बड़ा आईपीएस नहीं रहता। जनता के संपर्क में तो मुंशी और दरोगा और जो है सिपाही आता है। अभी ध्रुव गुप्त ने लिखा है, जो आईपीएस रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है एक अमर उजाला में, आज ही के अमर उजाला में लेख है उनका। मैं फ़ेसबुक पे उनको फ़ॉलो करता हूँ, बराबर मैं देखता हूँ। आफ्टर ऑल सवाल ये उठता है कि हम रिफ़ॉर्म करने अगर जा रहे हैं, तो रिफ़ॉर्म करने की हमारी हैसियत तो हो, हमें अधिकार तो हो, पावर तो हो। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की तैयारी करने वाले ये भूल जाते हैं, पीसीएस करने वाले, कि वो बहुत बड़ा तीर मारने नहीं जा रहे हैं। वो केवल गवर्नमेंट की नीतियों का पालन करने जा रहे हैं। बस इतनी बात है कि ऊँचे शिखर बैठे हुए हैं। बस इतनी बात है। सरकारी नीतियों का आप पालन करने से ज़्यादा हैसियत आपकी नहीं है।
तो सुशासन में आपका योगदान नहीं है, सुशासन में राजनीतिज्ञों का योगदान होगा। और राजनीतिक अगर करप्ट होगा तो कैसे सुशासन आएगा? प्रश्न उठता है, कैसे आएगा? बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जिधर आंख फैला के देखिए उधर ही आपको समस्याएं दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल गुन्नार मेडल की बात ही सही लगती है कि अभी फिलहाल हम कम से कम 150 साल तक तो उम्मीद नहीं कर सकते, 125 साल तक, कि कोई सुशासन वगैरह आने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, आना भी नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं आनी। केवल ईज, फैसिलिटी बढ़ सकती है, ईज बढ़ सकती है, लेकिन करप्शन के नए रास्ते खुल जाते हैं, तमाम सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब वो नए रास्ते खुलते हैं, उन रास्तों पे आप चलने लगते हैं, और जब चलने लगते हैं तो कौन रोक लेगा करप्ट होने से? तो इसलिए सुशासन ये है। अब सुशासन में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइंट फोकस है, एनपीए पढ़ लीजिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा एनपीएम मिला लीजिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी मिला लीजिए, पब्लिक चॉइस मिला लीजिए, जो भेलपूरी तैयार हो वही सुशासन है। क्लाइंट को फोकस करिए, क्लाइंट का ध्यान रखिए, उसको सर्विस ठीक से प्रोवाइड करिए, उसको जो है डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी प्रॉपर हो, पब्लिक पॉलिसी ठीक से बने जिसमें आपका योगदान, जितना प्रशासक का योगदान है वो आप प्रॉपरली करें, आप डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में लें। पब्लिक इंटरेस्ट बड़ी खतरनाक चीज़ है। पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअली गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, कहा जाता है वो पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन होता वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्योंकि गवर्नमेंट भी पब्लिक के बनाए हुए नुमाइंदों ने बनाई है। नुमाइंदा समझते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्हीं ने बनाई है, तो इसलिए वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है। पब्लिक कहे भाई मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, मेरा घर गिराए दे रहे हैं, भाई घर तुमने सड़क बनाया तो गिराएंगे ही हम तो, जब तुमने सड़क की बाउंड्री बनाया हुआ तो हम तो गिराएंगे, इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, सिंपल सी बात ये। तो इसमें कोई ये उम्मीद करे कि सुशासन में हमें सब कुछ छोड़ दिया जाएगा करने के लिए। अमेरिका ने क्यों छोड़ दिया? एक आम अमेरिकन बहुत प्रबुद्ध है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और एक आम अमेरिकन जो है, कॉमन अमेरिकन, अनकंसर्न है, बहुत लोगों से कंसर्न नहीं रखता, हेल्पिंग है, मदद करता है, डिजास्टर में मदद करेगा। हमारे यहाँ नहीं करेंगे लोग बाग। यहाँ क्या हुआ, गुजरात में भूकंप आया, लोग बाग बहुत लोग गए यहाँ से, यूपी से, मुझे पता है कि कौन किस एरिया में था उस समय, तब कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या गए थे। बाद में वो लोग सब अमीर हो गए, उनके घर बन गए, मकान बन गए। गुजरात में भाई सेठ लोग हैं बहुत सारे, गुजरात एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्टेट है, धनियों का देश है, धनियों का प्रदेश है। जो भूकंप में दबे थे उनकी संपत्तियां लूट लाए लोग बाग, उनके जेवर लूट लाए, अटैचियां लूट लाए, धन लूट लाए, इसके लिए गए थे, मदद के लिए नहीं गए थे। ये हैं हम, ये हमारा चरित्र है। शर्म आती है हमें भारतीय चरित्र में, कभी कभी मदद करने नहीं गए थे। और वहीं दूसरी ओर कभी कभी हमें बहुत गर्व होता है। भारत वास्तव में बड़ी विभिन्नताओं का देश है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैं ओएनजीसी का इंटरव्यू देने कोलकाता गया था, तब उसे कलकत्ता ही कहते थे उस समय। दैट वाज द ईयर 1978। मैं डीफिल कर चुका, लगभग कर ही चुका था, पूरी होने वाली थी। ओएनजीसी में चौरंगी पर इंटरव्यू था मेरा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती थी उस दिन, बाय द वे अभी कल ही बीती है। तो उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती थी, रास्ते में झंडियाँ सजी हुई थी, बहुत सारी कागज़ के जो फूल और झंडियाँ वगैरह बहुत मनाया जा रहा था। तो बीच में ट्रेन रुक गई, 22 किलोमीटर कलकत्ते के पहले कोई रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे ट्रेन रुक गई। कम्युनिस्टों ने आंदोलन कर रखा था, पटरी पे लेट गए थे, 14 घंटे ट्रेन डिले हो गई। हालांकि मैं एक दिन पहले गया था तो इंटरव्यू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 14 घंटे में ट्रेन में रहा। मेरा पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक दूर से अंधेरा हो गया था, शाम शाम हो गई। दूर से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, धूल सी हल्की सी उड़ती हुई दिखाई दी गांव साइड से, और लोगों के सर पे कुछ रखा हुआ था, ऐसा दिखाई दिया। हम लोग डर गए, ट्रेन में जो बैठे हुए थे, 3 टियर स्लीपर था वो, तो सब लोग डरने लगे कि अब लगता है लूटे जाएंगे, क्योंकि गांव से ये लोग लगता है लुटेरे आ रहे हैं, तेज़ी तेज़ी आ रहे हैं, और ये आके अब हम लोगों को लूट लेंगे, हम लोग असहाय हैं और ये हम लोग लूटे जाएंगे। लेकिन जब पास आए तो देखा कि उनके सिर पर घड़े रखे थे पानी के, और वो पानी पिलाने आए थे हम लोगों को। मानवता भी है ऐसी भारतीय संस्कृति पर गर्व होता है। और एक चोर संस्कृति है, ये लुटेरी संस्कृति है, डकैत संस्कृति है। अब इसमें आप कहिए कि मैं प्रदेशों का डिवाइड करूं, क्या कहूं, हो ही जाता है, मन में आ ही जाती है बात। तो कहीं ना कहीं बंगाल का इतना अच्छा उदाहरण मेरे सामने है, और जहां मैं यूपी में रहता हूं वहां के ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं कि जो गुजरात जाके धनी हो गए, अमीर हो गए। मैं अजीतमल डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, अजीतमल में ही रहता था, औरैया जिले में पढ़ता है आजकल, पता वो इटावा जिले में पढ़ता था, मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ। तो मैं अजीतमल में जिस गली में रहता था, मेरे सामने एक परिवार रहता था।
तो एक दिन मैंने देखा कि वो रंग बिरंगे मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने हैं, जो मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं उनकी लड़कियां वैसे कपड़े पहने हैं, ईद वगैरह पे जो पहने जाते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो हिंदू हैं और ये कैसे कपड़े पहने। तो कुछ दिन बाद राज खुला कि उनके घर में काम क्या होता है, अटैची मारने का। ट्रेन में से अटैची चोरी करते हैं। तो अब कोई अटैची हाथ लगी होगी जिसमें मुस्लिम के कपड़े होंगे तो वही पहन लिए उन लोगों ने। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस कपड़ों से ही पकड़े जाएंगे। पुलिस आई, धर लिया, लोगों ने शिकायत विकायत कर दी, पुलिस ने आके धर लिया। पता लगा घर में कम से कम 50-60 अटैचियां मिली उनके। दूर दूर की यात्रा करते थे, अपने को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते थे और दूर दूर की यात्रा करते थे, अटैची मारी का काम करते थे। अब कई ऐसे अपराध क्या और प्रदेशों में नहीं होते? होते हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में तो नहीं होते। सवाल ये उठता है यहाँ देश नहीं प्रदेश का कल्चर भी हावी है, तो इसीलिए भारत अभी तक एक नहीं हो पाया, क्योंकि प्रदेश का कल्चर हावी है। तमाम सारे मामलों में मैं आज तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं निकाल पाया कि जो मैं गर्व कर सकूं कि हमारे प्रदेश का ऐसी कल्चर है जिस पर मैं गर्व कर सकूं। मुझे तो मिलता नहीं भाई, किसी को मिलता हो तो बता देना कि हम उत्तर प्रदेश की एक महान संस्कृति पे गर्व कर सकें। ये जरा बता दीजिएगा। पॉलिटिक्स के अलावा हमें तो कुछ यहाँ दिखता नहीं है, कहीं भी चले जाएं। मैं ज़बरदस्ती का एथनोसेंट्रिज्म में नहीं लेके चलता कि मैं यूपी का हूँ तो मैं कहूँ यूपी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। किस बात का सर्वश्रेष्ठ है? मुझे तो तमाम एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिले, आज दिन तक नहीं मिले कि जो मैं ये कह सकूँ। सुशासन कहाँ से आएगा? क्लाइंट फोकस हम कहाँ से करेंगे? क्लाइंट तो हो पहले। हमारे यहाँ क्लाइंट पैसा नहीं देना चाहता, फ्री सर्विस चाहता है हर चीज़ की। सरकार का मतलब फ्री सर्विस। सरकार पैसा लेके सर्विस दे तो सरकारी क्यों करें? सरकार का मतलब फ्री सर्विस। हम पैसा नहीं देना चाहते, हमें मुफ्त सेवा चाहिए। सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रश्न उठता, अभी हम डेवलप नहीं हुए। सुशासन के लिए जितने थिंकर्स हैं, फ्रैंक मैरिनी से स्टार्ट होता है, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी, सब ने मूल्य शामिल करने की बात कही, फिर मूल्यों से डर गए। रीगन और थैचर ने बाद में कहा कि अरे वैल्यू डाल के गलती हो रही है, तो फिर वो हुआ कि ठीक नहीं है ये सब, वैल्यूज़ इतनी करेंगे तो एफिशिएंसी सफ़र करना पड़ेगा। इन सबको एक बात नहीं समझ में आती है, ये जितने थिंकर हैं एक भी प्रशासक नहीं है। इन्हें एक बात नहीं समझ में आती है, प्रशासन तो हुजूर माई बाप डंडे से होता है, डंडे के बिना तो होता नहीं प्रशासन, साफ बात ये। आदमी मानेगा तो है नहीं। डंडा हाथ में हो मारो भले ना, लेकिन डंडा हाथ में हो तभी प्रशासन होता है। भय बिन होए न प्रीत, सुंदरकांड में, रामचरितमानस में कहा गया। डांटे ही पे नवे नीच। जो नीच बुद्धि का व्यक्ति है, निम्न मनोवृत्ति का प्राणी है, उसको डांटना ही पड़ता है। प्रशासन तो ऐसे ही होता है। प्रशासन भैया दद्दा करके नहीं होता, रिक्वेस्ट करके नहीं होता, एमपी फॉलेट के फार्मूलों से प्रशासन नहीं होता। मैनेजमेंट होता होगा। ये लोग हैं मैनेजमेंट के थिंकर, इनके पास नहीं है पावर। प्रशासन तो पावर से चलता है। भारत की जनता बिना पावर के काबू में नहीं आती। यहाँ पर किससे रिक्वेस्ट करेंगे, कितनी रिक्वेस्ट करेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कृपया प्लीज़ भैया, बड़े भैया, दद्दा, टैक्स दे दीजिए, जनता का भला होगा। कोई देगा? जेब में से निकालना पड़ता है मुंह बंद करके कि चुप बोलोगे नहीं, मैं निकाल रहा हूं तुम्हारी जेब से। ऐसे ही निकालना पड़ता है टैक्स। हिंसा बरतनी पड़ती है। राज्य हिंसक होता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। राज्य हिंसक होता है, गांधी जी भी यही कहते हैं। अब देखो गांधी और मार्क्स मिल मिल रहे हैं यहाँ पर, कहाँ वो अहिंसावादी और कहाँ वो हिंसावादी। दोनों बातें, बातें एक ही है। महान थिंकर्स दे थिंक अलाइक। वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। मार्क्स कहते हैं राज्य खत्म हो जाना चाहिए, गांधी जी भी कहते हैं कि राज्य की जरूरत क्या है। गांधी जी ईश्वरीय राज्य में विश्वास करते हैं, आत्मा के राज्य में विश्वास करते हैं, ईश्वर के राज्य में विश्वास करते हैं। मार्क्स धर्म को अफीम कहते हैं। बैकुनिन, क्रोपाटकिन, टॉल्स्टॉय टॉल्स्टॉय के विचार थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन सब अराजकतावादी हैं। राज्य को कोई नहीं पसंद करता। तो बीच का रास्ता अमेरिका ने निकाला कि अरे ये तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, लोग बाग राज्य को ले डूबेंगे भाई, तो इसलिए सुशासन ले आओ। सुशासन, नई थ्योरी लाओ, बच जाओ, नहीं तो बचे नहीं गए। तो नई थ्योरी ले आओ, सुशासन ले आओ, पॉलिश्ड एकदम बिल्कुल बढ़िया, बड़े बढ़िया वाला। जैसे बच्चे को बहलाते हैं मम्मी पापा, बच्चा कहता है ये चाहिए, नहीं नहीं बढ़िया वाला ला के देंगे, कल लाएंगे बढ़िया वाला लाएंगे, अच्छा वाला। बच्चा खुश हो जाता, अच्छा वाला आएगा। ये अच्छा वाला शासन है, गुड गवर्नेंस, गुड वाली गवर्नेंस। पहले उल्लू बनाया न्यू बता के, वही पुराना प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे दुकानों पे लिख दिया जाता है, ऊपर लिखा गोलूमल हलवाई, अब गोलूमल हलवाई पे टैक्स हो गया बहुत ज़्यादा,
अब बेचारे क्या करें, तो ऊपर लिख गया न्यू गोलूमल हलवाई। मजे की बात, अलीगढ़ में मैंने देखा एक ऐसी लिखा हुआ था, उसके ऊपर न्यू लिखा था, नीचे लिखा था 100 साल पुरानी दुकान। हमने 100 साल का टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, जो 1948 से लगा सकते थे, इससे पहले का तो हम लगा नहीं सकते थे। 1948 में जब से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट आया, हमने कहा आपने लिखा हुआ 100 साल पुरानी दुकान है, तो 48 में आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, 48 में आपने नहीं लिया, तब से लेके 6,000 रुपया साल के हिसाब से जुर्माना और इतना ब्याज आप पे बैठा। आप ही लिख रहे हो दुकान पे लिखा हुआ, लोग लिखना भूल गए कि 100 साल पुरानी। सेंटर पॉइंट पे दुकान थी, घी की दुकान, उस पर लिखा था 100 साल पुरानी, ऊपर न्यू लिखा हुआ। भैया न्यू भी है और 100 साल पुरानी भी, दोनों बात। तो निपटना तो हमें आता है। तो बात यह है कि सरकार चलती है इकबाल से, सरकार चलती है शासन दंड से, दंड के बिना शासन नहीं चलता। राज दंड होता है, दंड दिया जाता है, सुशासन में दंड की अवधारणा नहीं है। तो आज मैंने आपको सुशासन के बारे में बताया, तो सुशासन पढ़ लीजिए। इसका फिलहाल दुशासन से कोई संबंध नहीं, जो द्रौपदी वाले एपिसोड में था उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं कोई लोग सोचने लगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।